हाय एवरीवन, मेरा नाम खुशबू ओबेरॉय है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मेरी 139 रैंक आई है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग हियर। और मैं यूपीएससी टाइम का थैंक यू करना चाहूँगी सबसे पहले, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और जिनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे वो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर देती हूँ। शायद आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं साथ में, आपके काफ़ी डाउट्स उससे ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम, अगर आपका कोई भी एडिशनल डाउट होगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो कोई भी अगर न्यू ऐड हुआ है तो हेलो, माय नेम इज़ खुशबू ओबेरॉय एंड मेरी AIR 139 आई है। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था बाय अ मार्जिन ऑफ 3 मार्क्स, और उसके बाद मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें थैंकफुली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। मेरे मेंस में 818 मार्क्स आए थे और उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था उसमें मेरे 171 मार्क्स आए थे। प्रीति सुजान मैम जी का बोर्ड था मेरा, एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू गेट दिस रैंक। इसके बाद मुझे यूपीएससी टाइम की तरफ से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं वो आंसर करना शुरू करती हूँ। उनका पहला क्वेश्चन है कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की? तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी, और अगर किसी की हेल्प होती है तो मैंने विजन आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करी थी 2020 में। और उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर जो पढ़ना प्रेफर करती थी वो है इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स जब पास आ गया था तो काफ़ी टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी। उससे काफ़ी हेल्प होती है मॉक टेस्ट सीरीज़ से। तो मैंने विजन की ही टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। एक पीटी 365 करके मैगज़ीन आती है, वो मैगज़ीन भी पढ़ती थी। और इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर के खुद भी नोट्स बनाती थी, तो मेरे सेल्फ नोट्स को भी मैं ज़रूर रिवाइज़ करती थी। आप जब एक बार प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे छाँटना चाहिए। तो धीरे-धीरे करते-करते वो आपके लिए प्रोसेस ईज़ी हो जाती है। अ, और सीसैट की जो तैयारी है, सीसैट के लिए जब प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने रह जाते हैं, तब मैंने सीसैट की तैयारी शुरू की थी। मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन सीसैट को देती थी। स्टार्टिंग में मैंने सीसैट के में जो भी फॉर्मूले लगेंगे मैथ्स में, या अगर आपको इंग्लिश थोड़ी वीक लगती है तो आप इंग्लिश थोड़ी रिवाइज कर लीजिए। और जब आपके फॉर्मूले सारे एक जगह लिखे जाएं और आपने इंग्लिश रिवाइज कर ली हो, उसके बाद आप हर बार, सीसैट के लिए कोई टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सीसैट के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार में बैठकर सॉल्व करना शुरू कीजिए, और उससे ही आपका सीसैट काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। इस बार सीसैट थोड़ा डिफिकल्ट आया था, थोड़ा ऊपर के लेवल का था, बट सीसैट इज स्टिल अ क्वालिफाइंग पेपर। आप उसको इंग्लिश करके या रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपने मेंस एसए की तैयारी कैसे की? एसए की तैयारी के लिए मुझे सबसे अच्छा जो सोर्स लगता है वो है योजना और कुरुक्षेत्र। ये दोनों मैगजीन्स बहुत आराम से अवेलेबल होती हैं, और इनका जो फर्स्ट पेज है मैगजीन्स का, मैं सिर्फ वो फर्स्ट पेज पढ़ती थी। उस पर पूरा थीम आता है, हर महीने एक एक एडिशन आता है दोनों मैगजीन्स का। और जो फर्स्ट पेज है उस पर एक थीम आता है, जैसे अगर रूरल डेवलपमेंट उस महीने का थीम है तो फर्स्ट पेज पे उस पर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी सब कुछ दिया होगा। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप शायद डायरेक्टली वहाँ से भी एनेक्डोट्स या पैराग्राफ्स उठाकर अपने एस्से में डाल सकते हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगती थी। वो मेरा मेन सोर्स था एस्से के लिए। उसके अलावा अगेन एस्से में भी मैंने मेंस के लिए विजन आईएएस और फोरम आईएएस दो मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई थी। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया हो जाता है कि आप जो लिख रहे हैं वो कितना अच्छे से परसीव हो रहा है, सामने वाला जो चेक कर रहा है उसे। तो इसलिए मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। उसके अलावा आप ऐसे में कुछ कुछ इंस्पिरेशनल लीडर्स जो हैं उनकी स्टोरीज के बारे में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, और ऐसे ही करते करते काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। तो अगर आप उन इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में लिखेंगे
और उनसे आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं या फिर आप बॉडी में कहीं उन्हें लिख सकते हैं अगर आपके ऐसे से रेलेवेंट है। इससे आपके ऐसे को बहुत अच्छी एज मिल पाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जीएस की तैयारी कैसे की? तो मैं हर एक जीएस की एक-एक करके बात करती हूँ। जीएस 1 में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग आती है, मैंने वो पढ़ी थी। और सोसाइटी के लिए मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि कोई बुक एज सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तो वो मिलाकर, और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं वो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, यही मेन चीज़ें हैं। तो उनके लिए आप मेनली करंट अफेयर्स से लिंकेज ज़रूर बिठाएं। कोई नई स्कीम आई है तो आप उस न्यू स्कीम के बारे में लिखिए। इसके बाद ज्योग्राफी मैंने बता दिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बता दिया, सोसाइटी बता दिया। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटीज आई थिंक मेन सोर्स है। एनसीईआरटीज खुद ही इतनी बड़ी हैं आर्ट एंड कल्चर की और मिडीवल और एंशिएंट हिस्ट्री की, कि आपको उससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर 2 पे आते हैं, जीएस 2 में। उसमें पॉलिटी है। पॉलिटी के लिए आई थिंक आप लोग अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि लक्ष्मीकांत मेन बुक है। लक्ष्मीकांत को ऑलरेडी पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। आप फर्स्ट रीडिंग में, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट रीडिंग में आप कभी भी हाईलाइट करना शुरू ना करिए। आप फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ जो लक्ष्मीकांत हो या चाहे कोई भी और बुक हो, आप सिर्फ उन्हें पढ़िए। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग है उसमें आप पेन से मार्क करना शुरू कीजिए या पेंसिल से मार्क करना शुरू कीजिए। और थर्ड या फोर्थ रीडिंग में आप अभी भी जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है उसको हाइलाइटर से मार्क कीजिए। इससे आप पूरी बुक को मार्क नहीं करेंगे, हाइलाइट नहीं करेंगे, उससे आपकी रिवीजन भी आसान हो जाएगी। तो लक्ष्मीकांत इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर पॉलिटी। मैंने और कोई सोर्स रेफर नहीं करी थी। आप चाहें तो एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में अपनी जर्नी के, बट जब आपका पेपर पास आने लगे तो एनसीईआरटीज पढ़ने की मुझे इतनी नीड नहीं लगती। आई थिंक उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड आपको उसी की है। लक्ष्मीकांत की भी शॉर्ट नोट्स बनाइए आप और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते जाइए। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी मुझे लगता है कि कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, एक मेम्स 365 करके एक मैगजीन आती है। तो आजकल मार्केट में बहुत मैगजीन्स अवेलेबल हैं, उनमें करंट अफेयर्स आते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वैलिड है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, तो आप पुराना कुछ पढ़ेंगे तो वो आपके आंसर राइटिंग में शायद इतना यूजफुल ना रहे। तो क्योंकि वो एक डायनामिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप करंट अफेयर्स के साथ साथ चलते जाइए। अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं तो आप एक रजिस्टर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप उस रजिस्टर के टॉप पे लिखिए G20, और G20 में जो भी आपको लग रहा है कि मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है। जैसे मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि G20 की क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए, या इंडिया का क्या पोटेंशियल हो सकता है G20 में। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद से सोच के आप G20 का जो हेडिंग बनाते हैं, उस हेडिंग के नीचे आप लिखते जाइए कि आपके हिसाब से क्या पोटेंशियल हो सकता है, या करंट अफेयर्स में अगर कुछ भी आ रहा है तो वो ऐड करते जाइए। इसके बाद मैं सोशल जस्टिस जो है पेपर 2 में, मैं वही सोसाइटी से ही लिंक्ड है वो पेपर। तो अगेन मैं उसके लिए भी वही कहना चाहूँगी कि आप सोशल जस्टिस में भी अलग से कोई बुक मत पढ़िए। सोशल जस्टिस भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, उससे आपका सोशल जस्टिस भी हो जाएगा। मैं जीएस 3 पे आती हूँ। जीएस 3 में इकोनॉमिक्स है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे पास क्लास नोट्स थे। अगर आपके पास क्लास नोट्स नहीं है तो मैं कोई एज सच सोर्स नहीं रेफर कर पाऊंगी, बट करंट अफेयर्स अगेन आर वेरी वैलिड। और बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज मिलती हैं या फिर इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्पेशल सिर्फ इकोनॉमिक्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। आप उन नोट्स को सर्च कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ थिंग ऑफ वरी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आपसे कोई भी ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप निश्चिंत होकर बस बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइए। आप ये पढ़ के जाइए कि इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है
अगर कुछ चल रहा है, इन्फ्लेशन है, कोई प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमिकली, तो वो इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस होल्ड करता है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत डायनेमिक और बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी मैं आज सच कोई बुक नहीं रेकमेंड कर पाऊंगी। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने पर्टिकुलरली अपने क्लास नोट्स और विजन आईएएस की जो बुक आती है एनवायरनमेंट की, वही रेफर करी थी। बट आई थिंक मार्केट में और भी बहुत बेटर सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा सर्च करिए उनके लिए, और वो आपको जो बेस्ट लगे आप वो सोर्स यूज़ करिए एनवायरनमेंट में। मैं आपको एनवायरनमेंट में ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट काफ़ी लिंक्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर रिवर्स ऑफ इंडिया है, या फिर एनवायरनमेंट में वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, या नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं उनके लिए आप खुद से नोट्स बनाएं। आप नोट्स बनाकर मैप जो मिलता है मार्केट में, आप मैप में सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को मार्क करें, सारे नेशनल पार्क्स को मार्क करें। ऐसे ही आप याद कर पाएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और ये आप ऐसे ही याद कर पाएंगे जब आपके पास एक विजुअल मेमोरी होगी। आपने एक मैप पे लिखा होगा, मार्क कर रखा होगा कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन सा कहाँ पे है, कैसे है। ये मेरा बेस्ट तरीका था एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को लर्न करने का, व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, व्हेन इट कम्स टू नेशनल पार्क्स, व्हेन इट कम्स टू रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया के लिए भी मैंने सारी ट्रिब्यूटरीज और सारा कुछ मार्क करके वो बना रखा था। इनफैक्ट जो मिनरल्स वाला चैप्टर है ज्योग्राफी में, उसके लिए भी मैंने यही यूज़ कर रखा था। मिनरल्स को आप अलग अलग स्टेट्स में मार्क करिए कि आयरन कहाँ पे अवेलेबल है और कुछ कहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हम आते हैं एथिक्स पे। तो GS4 एथिक्स का पेपर है, उसके लिए एक रेड बुक आती है फोरम आईएएस की। मैंने वो बुक पढ़ी थी, वो बुक बहुत अच्छी है, और आप उस बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने मेनली वही बुक पढ़ी थी। उसमें हर एक एथिक्स में जो हमारा पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उसके हर एक वर्ड को भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है, उस वर्ड को डिफाइन करके उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से दे रखे हैं, तो मैं उस बुक को रेकमेंड करना चाहूँगी। और उसके अलावा एथिक्स के लिए मैंने जो अलग किया था वो ये था कि जैसे एथिक्स में हमारा जो सिलेबस होता है, गिव मी अ सेकेंड। एथिक्स में जैसे हमारा सिलेबस है, उसमें एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, और इमोशंस में हमारे को बहुत सारे इमोशंस, जैसे हमें ऑनेस्टी पे क्वेश्चन आता है, हमें कंपैशन पे क्वेश्चन आता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने स्पेशली खुद से गूगल से ढूंढ ढूंढ के कोट्स निकाले थे कि अगर मुझे ऑनेस्टी पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या कोट लिखूंगी, अगर मुझे कंपैशन पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या कोट लिखूंगी। जब आप ऐसा कोट बाय कोट करके लिखते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपका आंसर उससे अलग बन पाता है। आपने अगर इंट्रोडक्शन में कोई कोट लिख दिया किसी को कोट करते हुए कि ऑनेस्टी, मतलब बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट इससे बहुत बेटर बेटर आपको कोट्स मिल जाएंगे। तो जब आप ऐसे कोट्स लिखते हैं तो उससे आपका आंसर बहुत बाकियों से थोड़ा ऊपर दिखता है। उसके अलावा आप हर अपने एथिक्स के आंसर में कोई एग्जाम्पल ऐड करने की ज़रूर ट्राई करें। बहुत सारे सर्विंग सिविल सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। आप उन सिविल सर्वेंट्स की जो भी उन्होंने कोई मतलब छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल डाल के, जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में रेलेवेंट हो वहाँ एक एग्जाम्पल डालकर उन सिविल सर्वेंट को मेंशन करिए, या उन्होंने कोई स्कीम चलाई थी तो उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए। इससे भी आपका आंसर बहुत बेटर बनता है एथिक्स में। तो मेंस के बाद मैं ऑप्शनल पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस साल 294 मार्क्स आए हैं, विच आर प्रोबेबली द हाईएस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्टली मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रस्ट आईएएस ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके मेरे क्लास नोट्स थे, तो मैंने मेनली क्लास नोट्स पढ़े हैं, और उसके अलावा एक प्रसाद एंड प्रसाद करके बुक आती है फॉर थिंकर्स। तो पेपर 1 में बहुत सारा थिंकर्स की वेटेज होती है, तो उसके लिए मैंने प्रसाद एंड प्रसाद वाली बुक पढ़ी जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, उनसे मैंने वैल्यू एडिशन करी। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ को देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना। क्योंकि जब आप टॉपर कॉपीज़ देखते हैं, जैसे मेरे लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत नया सब्जेक्ट था, तो
उसको पढ़ के हाँ जी, जिसने भी मुझसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूछा हुआ है, आई एम टेलिंग अबाउट दैट ओनली। उसके लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ को देखकर एक रियलाइज़ेशन करी, जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, कि पैराग्राफ्स और पॉइंटर्स को मिक्स करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर लिखने होते हैं। ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादा पेज भरने होते हैं एज़ कम्पेयर टू जीएस, तो आपको ज़्यादा लिखने के लिए पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। आपको इंट्रोडक्शंस लंबे लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंट्रोडक्शन में हमेशा, अगर मैं किसी थिंकर की बात कर रही हूँ, तो मैं इंट्रोडक्शन में साथ में मेंशन करती थी कि उन थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है। इससे क्या होता है कि अगेन आपके आंसर को एक एज मिलता है। सब मेंशन कर रहे हैं कि एक थिंकर है और ये थिंकर स्कूल के हैं, बट बहुत कम लोग उसकी उनकी बुक भी को भी मेंशन करते हैं। ऐसे ही आप अपने आंसर्स में अगर छोटे-छोटे ग्राफिक डायग्राम्स डाल देंगे, तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट बन जाता है उन डायग्राम्स से, छोटे-छोटे डायग्राम से। और जो एग्जामिनर जो आपके पेपर को चेक कर रहे हैं, उनके लिए भी पढ़ना और कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि अच्छा, इस बच्चे को ये आता है, उन्होंने ये मेंशन कर रखा है, डायग्राम से मैं ईज़िली समझ पा रहा हूँ, एंड आपको मार्क्स प्रोबेबली ज़्यादा मिल पाएँगे, बेटर मिल पाएँगे। इसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी डैफ। आप अपना डैफ जब बना लेंगे, इंटरव्यू के टाइम पे डैफ निकलता है, और डैफ होता है आपका डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म, जिसमें आप सब कुछ मेंशन करते हैं। मैं पहले तो जो भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू की तैयारी आप मेंस क्लियर होने से पहले शुरू ना करें तो भी चल जाएगा। आप अभी अगर स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, तो प्लीज़ अपने प्रीलिम्स और मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेंस बहुत प्रीलिम्स बहुत कम लोगों का क्लियर हो पाता है। इट हैज़ सम 2% क्लियरिंग परसेंटेज ओनली। तो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेंस है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स रखता है आपके फाइनल मार्क्स में, सबसे ज़्यादा उसकी वेटेज है। तो इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी अगर मेंस के रिजल्ट आने के बाद भी शुरू करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए मैंने ये किया था कि पहले तो आप अपना डैफ अच्छे से एक-एक वर्ड आपके आपके डैफ का आप पढ़ें, और उसके रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके कॉलेज में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप 3 जगहें रहे हैं, तो अगर आपने अपने डैफ में वो तीनों जगह मेंशन करी हुई है, तो तीनों जगह पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे करते-करते आप अपना डैफ प्रिपेयर करिए, वो सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बहुत सारी जगह मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, और उससे आप फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू में रियलाइज़ कर पाएँगे कि आप में बहुत चेंजेज़ आते हैं। आप फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत चीज़ें नहीं जानते होते, क्योंकि आप अभी आपने मॉक इंटरव्यूज़ देना शुरू ही किया है, और जब तक आप एंड तक आएँगे, आप यू विल बिकम मच मोर पॉलिश्ड। आपको ये समझ आएगा कि अगर आपसे कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको 2 सेकंड रुकना चाहिए और फिर आंसर देना चाहिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए। और उसके अलावा आपको आंसर कैसे करना है, आपको कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन-सा क्वेश्चन आंसर करना है, ये सब आप मॉक इंटरव्यूज़ में धीरे-धीरे सीखते जाते हैं। तो मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ से करी थी, उनका एनालिसिस करके करी थी। जो मैंने सोर्सेज़ और बुक लिस्ट फ़ॉलो करी है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की? आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे से आंसर राइटिंग के बारे में पूछ रखा है, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो आप जब से आंसर लिखना शुरू कर दीजिए वो तब से अच्छा है। प्लीज़ डोंट वेट कि प्रीलिम्स क्लियर होगा तब आंसर लिखना शुरू करेंगे। आप अगर आज से सोच रहे हैं कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की है, तो आप आज आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको पूरा पेपर लिखने को नहीं कह रही हूँ, एक आंसर 1 दिन का लिखना शुरू कीजिए। आप एक-एक दिन एक-एक आंसर लिखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। एक-एक छोटे-छोटे आंसर से आपको रियलाइज़ होता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, और कहाँ पे डायग्राम ऐड हो सकता है। इसके लिए मैं एक जो रिकमेंडेशन देना चाहूँगी, वो है इनसाइट्स आईएएस का एक चैनल नहीं, एक वेबसाइट है इनसाइट आईएएस की। वहाँ पे फ्री डेली आंसर राइटिंग होता है, और वहाँ पे ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वहाँ पे वो हर दिन न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक-एक जीएस 1 का एक क्वेश्चन डालते हैं, जीएस 2 का एक क्वेश्चन डालते हैं। तो मुझे
मैं हर दिन वहाँ जाती थी। मुझे जो क्वेश्चन अच्छा लगता था, मैं सारे क्वेश्चन्स नहीं करती थी। अगर 5 क्वेश्चन हैं, तो अगर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये एक क्वेश्चन के बारे में पता है और मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया है, मैं थो कुछ लिख सकती हूँ, तो मैं वो एक क्वेश्चन चूज़ करती थी। उस क्वेश्चन को आप मतलब अपने A4 साइज़ शीट पे पूरा आंसर लिखिए और आंसर लिख के फ़ोटोज़ खींचकर वो अपलोड कर दीजिए इनसाइट के चैनल पे। मतलब चैनल नहीं, उनकी वेबसाइट पे, वहाँ जहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा वो लिंक। और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो आपकी जो आपने आंसर लिखा है उस पे फीडबैक देते हैं। आप भी लोगों के आंसर्स पे फीडबैक दे सकते हैं। तो जब आप किसी और का आंसर पढ़ते हैं या आपके आंसर पे कोई फीडबैक देता है, इससे आपको एक आइडिया लगता है कि मैं क्या और बेटर लिख सकता था या लिख सकती थी।